Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये आर्टिकल्स कवर करेंगे दैट यू कैन सी इन डिटेल. बेसिकली यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे रादर इन दिस सेशन. राइट, तो आई गिव यू ब्रीफ अबाउट इट ताकि यू स्टे कनेक्टेड होल थ्रू आउट. तो यहाँ पर हम बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में. तो काफ़ी न्यूज़ में रही है. तो क्या है और क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करती है, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, कोई सेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, कोई एक्ट इससे जुड़ा हुआ है, राइट, व्हाट आर इट्स अदर फंक्शंस, ओवरऑल इट रिपोर्ट्स टू विच मिनिस्ट्री, वो सारी बातें. बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग एन आंसर, कोई भी अगर सवाल बन जाए तो. विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया बेसिकली दिस विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक उज्जैन के अंदर. तो वो सारी बातें करेंगे. एंड वाई उज्जैन? यूपीएससी हमेशा ना, ये सवाल जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो ये मन में उठना चाहिए, वाई, ऐसा क्यों, यहाँ क्यों, ऐसे क्यों, ये मालूम होना चाहिए. वाई वाला क्वेश्चन हमेशा माइंड में उठना चाहिए. ठीक है जी, बैटल ऑफ पानीपत में हुआ, वाई इन पानीपत, दैट इज द सिनेरियो. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आपका पॉलिटी का एक सेक्शन है. अगर आप अपने स्टैटिक पोर्शन में जाएंगे, इफ यू आर रेफरिंग टू लक्ष्मीकांत और वट एवर सोर्स, आपको मालूम होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में. नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट इट. बट स्टिल जैसे उसको कॉम्पोजिशन, उसके फंक्शंस एंड जो भी एक्ट इससे जुड़े हुए हैं, अमेंडमेंट अगर कोई है तो वो सारी बातें आई विल डू शेयर. पावर्स के बारे में, इसके क्या क्या पावर है इसके पास, वो सारी बातें मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी. बट स्टिल आई वुड से वो आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप अपनी लक्ष्मीकांत बुक को खोलेंगे और ये चैप्टर जाके पढ़ेंगे तो. ठीक है जी, तो मतलब सेशन में भी हो गया. और बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक आधी बच जाए तो आप उस सेशन उसको भी पढ़ें, जरूर जाकर पढ़ें. देखो, जब मैं यहाँ पे जो मर्जी पढ़ाऊं, यू मेक श्योर कि आपका आज ही होमवर्क है, आपको इसको पढ़ना है. ठीक है. मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन MAEF के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन. व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, कैसी ये फाउंडेशन है, इट वाज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, और इट इज फंडेड बाय, इसका स्ट्रक्चर, राइट, वो सारी बातें आई डिस्कस. अगला जो आर्टिकल है एक लेंदी आर्टिकल रहेगा, क्योंकि ये हिंदू के अंदर एडिटोरियल रहा है एंड ये आपके सोशल जस्टिस से भी लिंक करता है, जिसमें हम बात करेंगे GS पेपर 2 से लिंक करता है, एडुकेशन से लिंक करता है, इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन उससे कनेक्ट कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो. तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा है रिगार्डिंग द नेसेसिटी, आई वुड से, क्या जरूरत है और ज्यादा अटेंशन देने की टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इस पर्टिकुलर एरिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट. तो हम, जब मैं इस आर्टिकल पे आऊंगी, आई विल टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. करंट स्टेटस क्या है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर दी सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग इट, राइट. सो आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. मेक श्योर कि आपके पास पेन एंड पेपर हो, सो दैट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ साथ नोट करते चले. मैं समझाती जाऊंगी, आप पॉइंट्स नोट करते जाना, जो आप मेंस में डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ठीक है. सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दे दीजिएगा. हाँ जी, पहला हमारा आर्टिकल ये है जिसमें हम बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, क्योंकि हाल ही इंडियन नेवी एंड NCB recently apprehended a suspicious vessel containing carrying almost 3,300 kgs of contraband. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से NCB के बारे में पढ़ लें. ठीक है. तो NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि क्रिएट करी गई बाय इंडियन गवर्नमेंट इन मार्च 1986. ये सारे फैक्ट्स ना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. मार्च 1986 में इट वाज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 क्लॉज 3 ऑफ विच एक्ट, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. इसका प्राइमरी काम क्या है, एम क्या है? टू इफेक्टिवली प्रिवेंट,
combat the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, right? जो illicit trade हो रहा है इसमें उसको भी कंट्रोल करना। तो एनसीबी काम करती है टू आइडेंटिफाई सच ग्रुप्स, सच इंडिविजुअल्स जो कि इलीगल ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है। दूसरा, फिर ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है इनटू द ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, एविडेंस आपको गैदर करेगी एंड दे विल बिल्ड द केस अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करेगी। एक बार ऑफेंडर आइडेंटिफाई कर लिया, एविडेंस गैदर कर लिया, तो एनसीबी वर्क्स टू प्रोसिक्यूट देम थ्रू लीगल चैनल्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये ब्यूरो और क्या करती है, इट टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि डिमांड भी कम करनी है और सप्लाई भी कम करनी है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स ले, जैसे एजुकेशनल कैंपेन्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बाकी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करें ताकि वी कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो इट आइडेंटिफाई, इट इन्वेस्टिगेट्स, इट प्रोसिक्यूट ड्रग रिलेटेड ड्रग ट्रेड ऑफेंडर्स, राइट। सो बाकी मैंने आपको बताया ही है। द ब्यूरो सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू एक्सरसाइज द पावर, द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेकिंग मेजर्स। तो बेसिकली और क्या यहाँ पर बातें हैं वो मैं आपके साथ बता देती हूँ, उनका फंक्शन और इनका रोल। स्टेट गवर्नमेंट के साथ अथॉरिटीज जो इन्वॉल्व है इन एनफोर्सिंग लॉज दैट आर रिलेटेड टू नार्कोटिक्स, कस्टम, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, तो एनसीबी उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, राइट, टू इंश्योर कि हर कोई इज वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करोगे इफेक्टिवली होगा काम, यू विल कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज, सो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय वेरियस ऑफिसेस। ठीक है जी। फिर उसके बाद द ब्यूरो इंश्योर्स कि इंडिया फुलफिल्स इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल convention and protocols regarding the countermeasures. So अब foreign authorities के साथ भी it involves in collaborating with them as well, right? तो ये भी है international conventions, right? So next is NCB provides assistance to foreign authorities, international organizations. देखो हमारा मकसद यही है कि illicit drug trafficking जो across border हो रहा है उसको रोके, और उसको रोकने के लिए international assistance obviously यहाँ पर it provides that also. Right, so NCB coordinates and take actions with other concerned ministries, departments, organizations जो भी related to drug abuse अगर कोई matter है तो, ताकि एक cohesive approach होती है ना, जिसमें आप सारे sectors of government को आप across different sectors you ensure कि आप साथ में काम कर रहे हैं ताकि you take actions against drug abuse। ठीक है, तो एक main enforcement agency है, it acts as main enforcement agency through its zones and sub zones। सो ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, दैट आर रिलेटेड टू ड्रग सीजर्स, ट्रेंड को स्टडी करते हैं, मेथड्स जो ट्रैफिकर्स यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंस, दे गैदर इंटेलिजेंस, दे कोलैबोरेट क्लोजली विद कस्टम्स, स्टेट पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, एनफोर्समेंट एक्टिविटीज के अलावा भी एनसीबी फोकसेस ऑन रेजिंग अवेयरनेस, तो अवेयरनेस और सपोर्ट, अवेयरनेस, एडुकेट द पब्लिक कि क्या डेंजर्स हो सकते हैं, और जो those who are affected by this illegal drug trade, it provides support to them as well. ये इसके कुछ other functions हैं. So it is an apex coordinating agency. So it is responsible for maintaining and updating the national data bank on narcotics, drug and psychotropic substances and related matters. ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो NCB maintains and updates national register of treatment providers and narcotic drug dependents. तो NCB एक तो पूरा रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दे कीप डेटा बैंक, ताकि ट्रेंड पैटर्न सब पता चलता जाए। इट मेंटेन्स अ रजिस्टर दैट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हु असिस्ट इंडिविजुअल्स। जब मैंने बताया ना अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है विद ड्रग डिपेंडेंस सॉरी, तो वहां पर इट कीप डिटेल्स अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स ऑल्सो, राइट, ताकि ट्रीटमेंट एफर्ट्स में भी और कोऑर्डिनेशन हो सके। एनसीबी ऑफर्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो इट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है क्या, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, which is mounted on 85-foot tower within जंतर मंतर in उज्जैन। पढ़े इसके बारे में, चलिए लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इट इज डिजाइन्ड किस लिए, टू शो द टाइम, ऑब्वियसली टाइम शो ही करेगी, वैदिक क्लॉक है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग, उसके हिसाब से. So it is a system that is used for calculating the time based on Vedic principles, right? तो यूनिक क्लॉक है, 85 फुट टावर पे इट इज माउंटेड विद इन जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी उज्जैन के अंदर. फीचर की बात करूं तो दिस क्लॉक डज मोर देन जस्ट टेलिंग टाइम. It provides information on planetary positions, muhurat, astrological calculations and predictions based on जो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है. So it provides information on all these auspicious timings for various activities as well. So along with displaying ये जो अपना traditional Vedic time है, the clock indicates IST also, Indian Standard Time भी, and Greenwich Mean Time भी, GMT, जो standard time that is used internationally, time zones के for the basis of time zones. अब ये जो clock है ना, it will calculate time from one sunrise to another. तो यहाँ पर द पीरियड बिटवीन टू सनराइज इट विल बी डिवाइडेड इनटू 30 पार्ट्स. तो ये आप अगर आप चाहें तो आप मतलब फॉर योर थोड़ा अगर और ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आप इसमें देख सकते हैं. बट मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बात करती हूँ कि उज्जैन को क्यों चूज किया गया है. देखो, उज्जैन की अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है ऑफ टाइम कीपिंग एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस. सेंचुरीज से उज्जैन एक हब रहा है स्कॉलर्स के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, जो सेलेस्टियल मूवमेंट स्टडी करते हैं, एंड दे डेवलप वेरियस कैलेंडर्स एंड टाइम कीपिंग सिस्टम्स. उज्जैन जो है ना, आप अगर उसको मैप में देखेंगे तो वो सिचुएटेड है एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. जहां पर जीरो मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये जो जियोग्राफिकल उसकी पोजीशन है ना, it makes it significant for the astronomical observations and time calculations. अगर मैं बात करूं तो बिफोर द एडॉप्शन ऑफ दिस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज IST दे, तो हमने इससे पहले उज्जैन लॉन्गिट्यूड वाज कंसीडर्ड द रेफरेंस मेरिडियन. उससे पहले उज्जैन वाज कंसीडर्ड एज द भारत टाइम मेरिडियन. ठीक है. सो उज्जैन इज नोन फॉर विक्रमी पंचांग एंड विक्रम संवत कैलेंडर, जो कि इंडिया में बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं. ये कैलेंडर्स ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम उज्जैन. तो बेसिकली एक ट्रेडिशनल टाइम कीपिंग प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस, एक उसके लिए एक बहुत ही आइडियल लोकेशन है ये. ठीक है जी, सॉर्टेड है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी. आगे बढ़ते हैं. तो और ये जो क्लॉक है ना, ये क्लॉक के अंदर डिजिटल फीचर्स भी हैं. इट कनेक्ट्स यू, इट विल अलाउ इट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. इट विल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज थ्रू मोबाइल ऐप दैट इज नेम्ड आफ्टर द क्लॉक. तो ये हो गया मॉडर्नाइजिंग द ट्रेडिशनल टाइम कीपिंग प्रैक्टिसेस, राइट. तो कनेक्टिविटी ऑफ फीचर्स भी बहुत है. आगे बढ़ते हैं, अपना अगला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग योर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. It has raised serious objections to West Bengal government's recommendation to include 83 castes in the central list of other backward classes. तो हमारे लिए यहाँ पर करंटली इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ना, बिकॉज उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं रिगार्डिंग दी वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है टू इंक्लूड 83 कास्ट इन दी OBC. तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का होमवर्क मैंने आपको पहले ही दे दिया है. ये आपके GS पेपर 2 से लिंक करता है. प्रीलिम से डायरेक्ट सवाल बनते हैं. इसके फंक्शंस आप मेंस में यूज कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट इट. ये जो कमीशन है ना, इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो इसका पर्पस क्या है? जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इसका पर्पस है टू एड्रेस देम. सो NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला थ्रू 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला. पूछा जाएगा कौन से अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जहां पर आर्टिकल 338 भी इंसर्ट किया गया एंड इट वाज क्रिएटेड इंसर्टेड फॉर्मिंग अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको बोला गया NCBC, राइट. इसके चलते आर्टिकल 338B, 342A एंड क्लॉज 26C इन आर्टिकल 366, ये सब चीजें इसमें ऐड हुई.
इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं इन द रैंक एंड पे ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर बेसिकली ये बात करी जा रही है, एक चेयरपर्सन हो गए, एक वाइस चेयरपर्सन हो गए और 3 मेंबर्स हो गए जिनकी रैंक जो होती है और जो पे होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट और कौन अपॉइंट करता है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? What are the functions of this particular commission? Commission is responsible for investigating and monitoring all the matters that are related to safeguards. वो safeguards that are provided for socially and educationally backward classes under the constitution. कि क्या मतलब एक होता है ना इवेल्युएट करना कि आर दी सेफगार्ड्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड, क्या वो दे आर वर्किंग एज सच, तो इन्वेस्टिगेटिंग एंड मॉनिटरिंग सच सेफगार्ड्स। फिर उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आ गई रिगार्डिंग द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स तो वहां पर भी इंक्वायरी करना, राइट। फिर उसके बाद कमीशन पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट्स इन एंड एडवाइसेस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज क्लासेस। तो देखो जो भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो कितनी हुई, कैसी हो रही है, क्या सबको साथ लिया जा रहा है, क्या और किया जा सकता है, तो वो उसमें कमीशन का एक योगदान रहता है। कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है हर साल प्रेसिडेंट को, राइट, हर साल देती है और एज डीम्ड नेसेसरी बाय द कमीशन प्रॉपर जो फंक्शनिंग है ऑफ सेफगार्ड्स और बैकवर्ड क्लासेस, इट सबमिट्स इट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। बेस्ड ऑन इट्स फाइंडिंग्स कमीशन मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो रिकमेंडेशंस भी देती है व्हाट शुड बी टेकन टू, मतलब क्या ऐसा करना चाहिए जो इफेक्टिवली और ज्यादा यू कैन इम्प्लीमेंट द सेफगार्ड्स, राइट, तो वो इट गिव्स रिकमेंडेशंस। फिर एनसीबीसी ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शंस प्रॉपर वेलफेयर के लिए, एडवांसमेंट के लिए एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये है फंक्शन। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, द प्रेसिडेंट एंश्योर्स कि ऑल द रिपोर्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय एनसीबीसी वो दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखी जाए, और वो जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन किस चीज की, ऑफ एक्शंस दैट आर टेकन रिगार्डिंग दी कमीशन रिकमेंडेशन। अगर कोई भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी गई तो द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ये अच्छा क्यों ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करी, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। सो व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द कंप्लेंट्स एनसीबीसी हैज द अथॉरिटी ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है, मतलब इट कैन समन इंडिविजुअल्स, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, रिसीव एविडेंस थ्रू एफिडेविट्स, तो ये कमीशन के पावर है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द एनसीबीसी ऑन मेजर पॉलिसी मैटर्स, तो वो भी है। और उसके बाद कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स एज वेल। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क आपको पता है क्या करना है, इसके बारे में एक बार जाके अपने उसमें जरूर देखना है, लक्ष्मीकांत में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रिसेंटली ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। 1989 में दिस फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एंड एजुकेशन को लेके, तो हम सबको पता ही है, ही वॉज एन एडवोकेट फॉर एजुकेशन। ये जो फाउंडेशन है ये एक वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज डेडिकेटेड टू सर्विंग सोसाइटी, वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट, राइट। सो इट वाज ऑफिशियली रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन 6th of July 1989। इसका प्राइमरी गोल क्या है, एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पेशली अमंग द वीकर सेक्शंस। और अभी हमारा जो अगला एडिटोरियल रहेगा वो भी एजुकेशन को लेकर ही है। सो एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग दी एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज, ठीक है। सो एमएएफ ऑपरेट्स विद फुल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो जो मिनिस्टर होते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं फाउंडेशन के। इसका मतलब जो भी मिनिस्टर होंगे वो इस पोजीशन को होल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ देयर रोल एज मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जनरल बॉडी ऑफ द फाउंडेशन, इसके अंदर होते हैं 15 मेंबर्स।
6 एक्स ऑफिशियो जिसमें प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, बाकी जो 9 मेंबर्स हुए उन्हें नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। जो मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे आर वेस्टेड इन दी गवर्निंग बॉडी, जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, और ये मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ जनरल बॉडी। ठीक है, जनरल बॉडी के मेंबर्स गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स को नाम सजेस्ट करते हैं। ठीक है जी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बारे में अगर बात करूं, सो दिस फाउंडेशन इंप्लीमेंट्स वेरियस प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स जिनका बेसिकली पर्पस ये है वेर यू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर माइनॉरिटीज, जैसे बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, ख्वाजा गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कीम, राइट। सो ये इनिशिएटिव फोकस करता है ऑन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप किनको, टू डिजर्विंग गर्ल्स के, कहां से, रिलीजियस माइनॉरिटीज से, एंड ऑफरिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज माइनॉरिटीज के अंदर और इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, चलिए जी आज के लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जिसमें ये आपका एडिटोरियल आया हिंदू के अंदर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियाज चिल्ड्रन। सो देयर इज नीड टू बी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये करंट स्टेटस का जो पॉइंट्स है ना, ये मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं पहले थोड़ा सा और इसके बारे में आपको, एक होता है ना, एक माहौल बना लेते हैं जिसमें आपको फिर कनेक्टिविटी आगे बढ़ती जाएगी। आपका आर्टिकल 545 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या कहता है कि स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोवाइड फ्री, लेट मी राइट इट डाउन, फ्री एंड compulsory education to all the children up to the age of 14। लेकिन जो implementation है इस provision की, that has been slow। अब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो देयर हैव बीन इंप्रूवमेंट इन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे अगर आप देखो, राइट। लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दिया जाए। इम्प्रूवमेंट है इन एक्सेस टू एजुकेशन, बट देर आर कंसर्न्स अबाउट लर्निंग आउटकम्स, स्पेशली एट प्राइमरी लेवल। 2+2 4 होता है, बच्चे को पता है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को, राइट, कब से पढ़ाना शुरू कर देते हैं ये, तो ये चीजें हैं, राइट। तो मोर चिल्ड्रंस आर अटेंडिंग स्कूल, ठीक है, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू ग्रास्प द करिकुलम एंड परफॉर्म वेल इन एकेडमिकली। मैंने स्कूल में तो दाखिला करा दिया, बट उसके बाद ABCD नहीं पता तो बात नहीं बनेगी ना। सो you need to enhance your focus on children's under 6 and there are budgetary allocations also। देखो सरकार ने क्या किया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अभी मैंने बात करी। इंप्रूवमेंट्स इन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, करंट स्टेटस यही है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन डिलेमा कहाँ है, लर्निंग आउटकम्स में। फोकस होना चाहिए, एनहांस फोकस शुड बी देयर ऑन चिल्ड्रंस अंडर 6। वी हैव स्कीम्स लाइक निपुण भारत, पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब जहां पर आप फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, ओवरऑल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करें। फिर बात आती है बजट एलोकेशन की, तो इंटरिम बजट की बात करूं अभी 2024 वाला, सो प्रोमिसेस वर मेड टू एनहांस आंगनवाड़ी सर्विसेज। एलोकेशन जो है, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द एलोकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। देन यू हैव डिस्पैरिटीज इन फंड एलोकेशंस कंपेयर टू हायर एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन की जब मैं बात करती हूं ना, तो देयर आर डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्ट। मतलब अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करूं, इट रिसीव 47,000 के आसपास, 47,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, इट रिसीव दैट मच नंबर डिस्पाइट सर्विंग फ्यूअर लर्नर्स फ्रॉम मोर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये कुछ बातें हैं, तो ये है करंट स्टेटस। क्या क्या चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में, इस फील्ड में? तो एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न, एक है अफोर्डेबिलिटी। अगर मैं प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो वहां फीस कितनी पहुंच चुकी है, फ्रॉम एज 3 to 17, 30 लाख के आसपास थिंग्स आर कॉस्टिंग। अर्ली चाइल्डहुड केयर एक्सपेंसेस जो हैं, दे कैन कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फैमिलीज इनकम। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होने की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। अफोर्डेबिलिटी, फिर उसकी आप पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं बोली जा रही हूं, आप लिख सकते हो। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी,
right? There is need for more skilled early learning educators also. Infrastructure बहुत ज़्यादा essential है. Geographic location जो है वो बहुत मैटर करती है. Availability, better coordination हो, and improved infrastructure हो to enhance the availability of quality services as well. Parents play a very crucial role in child's early education, but ड्यू टू अपने वर्क स्केड्यूल्स की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन लैक होने की वजह से, लो लिटरेसी स्किल्स की वजह से, दे फेस चैलेंजेस. पेरेंटल एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ानी चाहिए. ठीक है जी. तो व्हाट आर दी सजेशंस दैट यू कैन गिव फॉर रिफॉर्मिंग दिस? स्मार्टफोन जो आज आ गया है, क्यों ना हम इसका एडवांटेज ले. इंटरनेट यूसेज आ गया, इसका एडवांटेज ले. एज अप्रोप्रिएट एजुकेशनल कंटेंट हो बच्चे के लिए ऑनलाइन. इंक्लूसिविटी हो जाएगी. कंटेंट डायरेक्टली दे दिया जाए टू पेरेंट्स, केयर गिवर्स, उसमें और ज़्यादा इंक्लूसिविटी हो गई. एक्सेसिबिलिटी भी हो गई, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस इट. टीचर ट्रेनिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एंड ये इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को लेकर आएगा. यू विल फिल द इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स ऑल्सो. रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी इन अप्रोचेस. देखो, फैमिली सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, तो यू मेक श्योर कि आपके प्री स्कूल सेटअप्स जो हैं वो दे आर प्रोवाइडिंग केयर, राइट? सो दैट इज द सिनेरियो. नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, आंगनवाड़ी सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ये एक पॉइंट हो सकता है. फिर उसके बाद नीड फॉर रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर डोमेन एज वेल. ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो. नीड फॉर रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो एक सिस्टमैटिक रिसर्च, रिग्रस रिसर्च, वेर यू अंडरस्टैंड द सोशल इम्प्लीकेशंस एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इंडिया को कंडक्ट करनी चाहिए टू एक्सप्लोर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, राइट? सो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.